चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम 9th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्भय बनो। मतलब तुम किसी से डरो मत, निर्भय बनो, ठीक है। और उसके राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जो है उनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, जो अभी नेपाल में है, फिर बाद में तथा वाराणसी में हुई। पहले उन्होंने विराटनगर नेपाल में पढ़ाई की और उसके बाद में बनारस में आके पढ़ाई की। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। उन्होंने जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उनको जेल भी जाना पड़ा था, यानी कि कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया। आकाशवाणी का नाम जानते हैं ना, तो आकाशवाणी यानी कि रेडियो स्टेशन पे भी उन्होंने काम किया। कहाँ? पटना में। और अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। मेला आंचल पे पिक्चर भी बन चुकी है। मेला आंचल उनकी बहुत ही बढ़िया उपन्यास था। और उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। उससे पहले भी वो, ऐसा नहीं है कि नया नाम था, लोग उनको जानते थे, पर मेला आंचल लिखने के बाद में वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। उन्होंने ज़्यादातर अपनी स्टोरियाँ जो है अपने जीवन में जो भी उनको एक्सपीरियंस हुए हैं उसको लेकर लिखी हैं। जीवन में सुरूपता कुरूपता, मतलब सुंदरता और बदसूरती को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक हैं। जो लोक में, जो समाज में बोली जा रही भाषा के शब्द होते हैं, उनको भी उन्होंने अपने उपन्यास में, अपनी कहानियों में शामिल किया है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुल्लूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिमरात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया। 7 नंबर का जो प्रकरण है उपन्यास का, उसमें से लिया गया है। कितना चौराहा है उनका उपन्यास है उसमें से। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है और इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भरता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। जो है ये हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आपको निर्भय बनना चाहिए। निर्भयता बहुत बड़ा एक गुण है जो हर एक के अंदर होता नहीं है। कईयों के अंदर ओरिजिनल होता है, लेकिन कईयों को इसके लिए इंस्पायर करना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे में इस अंश के सभी पात्र जो है वो नवयुवक हैं, नए लड़के हैं और उसमें निर्भयता दिखाई गई है। जो डरते हैं उन्हें निर्भय बनाने का मिलके प्रयास किया गया है। प्रियोदा ने इसमें प्रयास किया है कि सबको निडर बनाना है, ठीक है। तो ये है प्रियोदा, एक लड़का है, उसका नाम है प्रियोदा, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? प्रियव्रत राय। प्रियव्रत राय, उसको सब प्यार से प्रियोदा बुलाते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है प्रियव्रत राय। मैट्रिक में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है वो, और स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी, और वहाँ के जो टीचर हैं सभी प्रियोदा से बहुत प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। उस जो छोटे से कस्बे में जहाँ वो रहता है वहाँ का हर नागरिक उसको जानता है। किसको? प्रियोदा को। तो हर रविवार की सुबह, यानी कि हर संडे की सुबह, बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया यानी कि मुट्ठी भर अनाज, लोगों की मदद करने के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज घर घर से वो इकट्ठा करता है। तो कभी अकेला चल देता है और कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। अगर स्कूल का कोई टीचर बीमार हो जाए या कोई स्टूडेंट बीमार हो जाए या कस्बे का कोई आदमी भी बीमार हो जाए तो भी वह उसकी देखभाल करने के लिए अपनी टोली के साथ में दौड़ा चला जाता था। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता था। जब तक रोगी जो है बिल्कुल चलने फिरने लायक ना हो जाए तब तक वो उसकी सेवा
करता रहता था उसका दल। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। रोबी भी है और कालू भी है, ये 2 सदस्य हैं, ये प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। और उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। एक नया लड़का लेकर आते हैं जिसका नाम है मनमोहन, उसको भी अपने दल में शामिल कर रहे हैं वो। तो हर शनिवार को फरमान के उस पार, फरमान जो है नदी का नाम है, ठीक है, एक फरमान नदी है, वहाँ पे शनिवार के शाम को वो लोग इकट्ठे होते हैं। उस पर बालूचर मतलब बालू का बना हुआ टीला ढेर जो है उस पर, तो प्रियोदा के दल के सदस्य, सारे दल के सदस्य जो नदी के किनारे बालू का ढेर है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ पे इकट्ठे हुए, फिर क्या करते हैं वो लोग, खेल कूदते हैं, मतलब पहले खूब खेलते कूदते हैं, गाने बजाते हैं, एक दो गाना सुना रहा है, कोई डांस कर रहा है, ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं। के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं। फिर करंट अफेयर्स की बात होती है कि देश में कहाँ क्या हो रहा है, न्यूज़ के बारे में बात होती है, वो सब प्रियोदा सुनाते हैं उनको। तो रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं और उसी दिन शनिवार को ही वो संडे के दिन में कौन क्या काम करेगा ये भी तय करते हैं। तो किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, कौन सी साइड में कौन जाएगा, तुम ईस्ट में जाना, तुम वेस्ट में जाना, ठीक है, इस तरह से तो एरिया डिसाइड कर देते हैं। तो किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने और किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा और बीमारों की सेवा करने के लिए किस किस की ड्यूटी लगेगी, ये भी वहाँ पे तय होता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा, मनमोहन को लेकर आता है कालू एक लड़का और वो अपने दल में आके उसका परिचय दे रहा है। प्रियोदा, ये मोना मनमोहन है, उसको प्यार से मोना बोलते हैं, मनमोहन उसका पूरा नाम है। खूब तेज लड़का है और क्लब का सदस्य होना चाहता है, यानी कि हमारे क्लब का ये सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो। उसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं प्रियोदा और पूछते हैं कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो वो बोलता है महात्मा गांधी। क्या बोलता है? महात्मा गांधी। तो ठीक है, प्रियोदा बोलते हैं ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का ये दूसरा सवाल था। तो मनमोहन चुप रह गया, फिर बोला वकील। चुप रह के फिर बोलता है मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठिठाकर हंसे, मतलब जोर से हंसते हैं सारे के सारे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन बोलता है कि सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, अगर रोगी को हैजा हो गया होगा तो तभी पहले के टाइम में हैजा बहुत डरावनी बीमारी हुआ थी, कॉलरा बोलते हैं जैसे, तो उसमें रोगी की सेवा करते करते ही लोग मर जाते थे, बीमार हो जाते थे, तो जल्दी से कोई उनकी सेवा करने के लिए जाता नहीं था। तो वो पूछते हैं कि यदि रोगी हैजा का हो तो उसकी तुम सेवा करोगे? मनमोहन चुप रह गया क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। फिर पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि गाना जानते हो? तो बोलता है जी। फिर तैरना? फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम तैरना जानते हो? क्या तुम्हें तैरना आता है? कौन पूछ रहा है? प्रियोदा मनमोहन से। गाना जानते हो, तैरना जानते हो, ये सारे क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि जी नहीं, मतलब मुझे नहीं आता है। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता है। सूर्यनारायण भी एक सदस्य है उनके ग्रुप का और उसको सब प्यार से सूरज बुलाते हैं। तो वो सूरज से कहते हैं कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता है, तो सीख जाएगा। सूर्यनारायण बोलते हैं सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा और तो खुद तैरने लगेगा। तो सभी हंस पड़ते हैं एक जोर से। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका बहुत मजबूत है। रोज 100 मतलब 100 दंड बैठक, पुशअप्स, दंड बैठक करता है। और उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको, उसके जो साथी हैं वो सारे के सारे उसको सूरज पहलवान कह के बुलाते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। दल के सदस्य को अगर तैरना नहीं आता है तो वही उनको सिखाता है। और उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। भाई इसको गाना गाना आता है इसलिए ये गाना सुनाएगा। मनमोहन पहले लजाया, यानी कि थोड़ा वो शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खकार कर गला अपना साफ किया। और कौन गीत गाए वो सोचा उसने कि मैं कौन सा गीत सुनाऊँ, ये लोग सब बोल रहे हैं मुझे, तो उसने शुरू किया कि राम रही न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ठीक है, ये वाला गाना वो गाता है। कौन? मनमोहन, के राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू
तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो। प्रभात फेरी जब हम लगाने के लिए जाते हैं तो वो दोनों गीत गाते हैं, जो इसको सिखा दो अच्छे से, इसका गला बहुत अच्छा है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाने लगी, यानी कि शाम होने लग गई। पखेरु यानी कि पक्षी दल बांधकर, मतलब अपने टोली में बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। वन की ओर पक्षी भी अपने अपने घरों की तरफ लौटने लग गए। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, लाइन में सब चल रहे हैं। देखो कितना डिसिप्लिन है उनमें, है ना। और पुल के पास एक गाड़ीवान जो गाड़ी चला रहा था, बैलगाड़ी चला रहा था, वो तन्मय होकर गीत गा रहा था, अपनी मस्ती में, मौज मस्ती में गाता हुआ जा रहा था। भोला गरीब क दीन पैया हरब, भोला गरीब क दीन, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में गाना गाता हुआ चला जा रहा है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। उसके सुर में वो भी सुर मिला के गाना चालू कर देता है। एक टाजे लोटा छल, छेला बेटा छल, तीन पनिया पीवेत काल, लोटा ले ले छीन। ठीक है, तो ये अपनी लैंग्वेज में वो गाना गा रहे हैं। कृत्यानंद झा ने कहा कि विद्यापति की लाचारी है, लाचारी है। लाचारी वो बोलता है कि लाचारी है, मजबूरी है। लाचारी किस बात की है? लाचारी है मतलब विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति जो है वो वहाँ के एक मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। कृत्यानंद झा ने कहा है कि विद्यापति जो हैं वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, और ये उनका एक गीत है, लोकगीत है जो लाचारी है। तभी वह ट्राई की आवाज़ आ जाती है, अचानक से आवाज़ आती है बंदूक चलने की कहीं से। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। एक पक्षी जो है वो मिट्टी पे, रेत पे, बालू पे आके गिर जाता है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। विकल होकर यानी कि बहुत परेशान होकर, व्याकुल होकर वो रोता रहता है। उसका जोड़ा जो है उस पक्षी का जो साथी था। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया। डैने बोलते हैं पंख। तो एक नौकर आता है और वो जो मरी हुई चिड़िया के दोनों पंख पकड़ के उसको उठा के लाता है और चिल्लाता है, मिल गया हुजूर, मतलब शिकार मिल गया जो आपने शिकार किया। इब्राहिम बोला कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है, उसका नौकर है, वो साला भारी खजड़ा है, मूर्ख है मतलब। तो प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है कि रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। प्रियोदा के दल में यह डिसिप्लिन था कि कोई गाली नहीं बोल सकता है। और इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। और बात यह है कि साले ने फिर बोल गया, साले ने वो। तभी सभी हंसते हैं, सब हंस पड़ते हैं। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, थोड़ा सीरियस होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है और 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब तुम्हें हम अपने दल से निकाल देंगे अगर तुम्हारी 10 बार तुमने गाली दे दी तो। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? सरकारी अफसरों को अगर मैं गाली दे रहा हूँ तो आपस में तो नहीं दे रहा हूँ ना। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। गाली देने से किसी का गाली चिपक नहीं रही है, उसको जाके पहुँच नहीं रही है, लेकिन तुम जरूर अपना मुंह खराब कर रहे हो। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत से लोग गालियाँ बकते हैं, बहुत से लोग देते रहते हैं, हमें उनकी तरह थोड़ी बनना है। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है, यानी कि उसको बातें जो हैं वो बहुत देर से समझ में आती हैं, बड़ी बातें देर से समझ में आती हैं। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। हमारे दल का ये नियम है कि कोई खराब शब्द नहीं बोल सकता है, जानते हो ना। बस बात खत्म, इतनी सी बात है कि खराब शब्द नहीं बोलना है हमको। बहस क्यों कर रहे हो? सव्यायन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूँ। वो बोलते हैं कि तेरे को तो अकेला जाएगा तो तुझे रास्ते में अकेले जाते हुए डर लगेगा, इसलिए मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा कि मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा। कालू को बोलता है तू घर चला जा, ये मोना को डर लगेगा रास्ते में, इसलिए मैं इसको इसके घर पे पहुंचा के आता हूँ। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सुनसान जगह एक आ जाती है, वहाँ रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं और दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान भी हैं।
पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। मुर्दों की इस घर में चीरफाड़ हुआ करती थी। पोस्टमार्टम हाउस था। कोई मर जाता है तो फिर उसका बाद में पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो ये पहले पोस्टमार्टम हाउस था। यह इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे भूत पिशाच रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं। मैदान में जो है वो भूतनियाँ नाच रही होती हैं। संतालियाँ यानी कि आदिवासी जाति है संतालियों की तरह झुंड बांधकर, संतालियों की तरह, जैसे संतालियों आदिवासी लोग किस तरह से कमर में हाथ डाल के एक दूसरे के नाच रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भूतनियाँ भी प्रेतनियाँ भी नाच रही होती हैं। क्यों, डरने लगा? उसको बाद में पूछते, इतना सब बोले भी जा रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि क्या तू डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंस पड़ते हैं। बोले, देखा मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। जो आदमी इतना बिजी रहता हो, हार्ड वर्क करता हो, उसको कहाँ फुर्सत है कि वो भूत प्रेत के बारे में सोचे और उससे डरे। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। जब तुम्हारी तरह मैं छोटा था तो मुझे भी डर लगता था। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो एक साथ 10-10 काम लेके चल रहा होता है, इतनी मेहनत कर रहा होता है, वो तो खुद ही भूत बन गया होता है। तो उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो ना वो गाना, राम रहीम ना, है ना, उसने जो गाना गाया था, फिर से गाओ वाला। तो मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी जी करके वो गाना गाने लग जाता है। इस तरह से वो जो प्रियोदा जो है उसको उसके घर पे छोड़ने के लिए जाते हैं। किसको? मनमोहन को, ताकि उसको डर न लगे। तो बच्चों में आपस में किस तरह की भावनाएं कि गाली नहीं देनी है, डिसिप्लिन में रहना है, काम बांट लेना है ना, इस तरह की बात इस लेसन में आपको पढ़ने के लिए मिली और जानने के लिए मिली। यहाँ आपके थोड़े शब्दार्थ और टिप्पणी हैं। जैसे फरमान का मतलब है कि एक नदी का नाम है। फरमान जो है एक नदी का नाम है। बालूचर जो है वो रेतीला नदी तट है। नदी के किनारे मिट्टी का एक ढेर जैसा बन गया, ऊंचा हो गया है। जुदा मतलब अलग। आग्रह मतलब अनुरोध या फरमाइश या हट। पखीरू पंख वाले पक्षी। दल का मतलब है झुंड या टीली। पंक्ति का मतलब है कतार या लाइन। तन्मय यानी कि तल्लीन, खो जाना, समाधिस्थ। नाचारी एक लोकगीत। और विकल यानी कि व्याकुल। हॉल्ट का मतलब है कि रुको। और हर्ज का मतलब है कि नुकसान। और रूल्स मतलब नियम। अपशब्द यानी कि गाली, बुरा शब्द। संताल एक आदिवासी जाति है। और खचड़ा का मतलब है अड़ंगेबाज या मूर्ख। ठीक है, वो बहुत खचड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा मूर्ख है। यहाँ पे आपके थोड़े मुहावरे हैं कि मुठिया वसूलना, इसका मतलब है कि किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। ऐसे ही नहीं, किसी नेक काम के लिए, लोगों की मदद के लिए। भला चंगा यानी कि स्वस्थ। सिर से पैर तक देखना, इसका मतलब है भली भांति देखना, अच्छी तरह से देखना। महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात, बहुत जल्दी से समझ में नहीं आती जैसे, तो सूक्ष्म बात। यहाँ पे आपके क्वेश्चन है स्वाध्याय में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे? प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार किया करते थे? हमने लेसन में पढ़ा है अभी कि प्रियोदा जो है वो बहुत सेवाभावी लड़का था। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। और स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता था और तब तक उसकी सेवा करता रहता था जब तक कि वह पूरी तरह से रोगी जो है वो भला चंगे होकर चलने फिरने लग जाता था। और प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता था, बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह सबके गुणों को विकसित करता था, सबको इंस्पायर करता था, इनकरेज करता था और उनको निर्भय बनाता था। और किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण सब उससे प्यार करते थे। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो कोई भी लिख सकते हैं आप, मनमोहन, सूर्य नारायण और इब्राहिम। 3 नाम थे ना, सूर्य नारायण था अब जो सिखाता था, इब्राहिम था जिसने गाली दी थी, और मोना या मनमोहन था जो गाना गाता था। प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती थी? तो प्रियोदा की जो टोली है वो क्या करती थी?
सेवाभावी दल था वह टोली हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलती थी और इसके लिए कौन से कस्बे में कौन से मोहल्ले में कौन जाएगा ये निश्चित करते थे। और स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता था तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी वो लोग आपस में बांट लेते थे और टोली के सदस्य रोगी की पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते थे। हैजा जैसी बीमारी में भी वह टोली लोगों के लिए वरदान थी, वह उसमें भी उनकी जाके मदद किया करते थे। उसको भी संकोच नहीं था कि इसको हैजा हो गया है तो वहाँ नहीं जाएंगे। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जो जिम्मेदारी है वो सूर्य नारायण को सौंपी गई थी, क्योंकि वो सूर्य नारायण रोज 110 दंड बैठक करता था और शरीर का तगड़ा था और दल के सदस्यों को वही तैरना सिखाता था। सूर्य नारायण ने कहा था कि इसको अगर तैरना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसे एक दिन उठा के नदी में फेंक दूंगा तो खुद ही तैरना सीख जाएगा। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी थी? तो इब्राहिम का जो प्रियोदा के दल का ये नियम था कि कोई भी सदस्य जो है वो किसी प्रकार का अपशब्द नहीं बोल सकता है और इब्राहिम ने डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला शब्द अपशब्द का उपयोग किया था। इस तरह उसके दल के नियम को तोड़ा था और प्रियोदा के हॉल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसलिए इब्राहिम ने माफ़ी मांगी थी। तो अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देते थे कि वाणी का महत्व बहुत है, अच्छे से ही आपको बोलना है, आप खराब लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि था कि दल का कोई भी सदस्य जो है वो किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं करेगा और अपशब्द या गाली देने पर हॉल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी, उसको अलर्ट किया जाता था और 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य जो है वो उसका साथ छोड़ देते थे, उसको अपने क्लब की सदस्यता से निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये नियम था। तो प्रियोदा के अभी है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते थे? प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को फरमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्रित होते थे। एक वाक्य में लिखना है ना, तो बालूचर पर एकत्रित होते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे? स्कूल की छुट्टी होने पर सभी क्या करते थे कि सभी रविवार का प्रोग्राम तय करते थे कि कौन कौन से इलाके में मुठिया वसूलने जाएगा और कौन किस बीमार की देखभाल करने जाएगा। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया था? तो किस महापुरुष का लिया था, याद है ना? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का नाम लिया था। पक्षी को गोली किसने मारी थी? पक्षी को गोली जो है सब डिप्टी साहब ने मारी थी, सब डिप्टी साहब ने मारी थी। प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट क्यों निकला था? क्योंकि इब्राहिम ने गाली दी थी और उसको एहसास कराने के लिए कि गाली नहीं देनी है, हमारे क्लब का ये नियम है, इसलिए उन्होंने उसको हॉल्ट कहा था। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर जो है पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। कौन से वृक्ष थे? पीपल के। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते? तो इसमें भी हमने बहुत सारी बातें अभी आपके साथ करी हैं, वही लिखनी है कि प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए जाया करते थे और स्कूल का कोई भी छात्र या शिक्षक बीमार पड़ने पर वो उसकी अच्छी तरह से सेवा किया करते थे जब तक कि वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाता था और उनके इसी सेवाभाव के कारण कस्बे के लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी? शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पे फरमान के उस पार बालूचर पर जमा होती थी, खेल कूदते थे, गाने बजाने का कार्यक्रम होता था और प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाया करते थे और फिर वो रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते थे, रविवार की सेवा का कार्यक्रम बनाते थे। मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा था? तो सूर्यनारायण ने कहा था कि मैं इसको उठा के पानी में फेंक दूंगा तो ये अपने आप ही तैरना सीख जाएगा, यही है ना। पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? पुल के पास जो गाड़ीवान जो है वह अपने घर की तरफ लौट रहा था और वह गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया?
मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। जानबूझ के लेके गए उस रास्ते से और उनको मनमोहन को उज्जड़ मकान दिखाना था जहाँ उस मुर्दों की चीड़फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच रहते हैं तथा प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती हैं। तो उसका डर दूर करने के लिए सिर्फ वो उस रास्ते से उसको लेकर गए थे। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा था? प्रियोदा ने क्या कहा था कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है और जो खुद भूत होगा तो दूसरा भूत उसका क्या बिगाड़ सकता है। प्रियोदा की टोली को रविवार का क्या कार्यक्रम होता था? रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी और इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्तियों की सेवा करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपका ये है कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। शब्द समूह यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं आप। मनमोहन कौन है कि मैट्रिक का विद्यार्थी, मैं हैजे से डरने वाला है, और प्रियव्रत जो है वो मैट्रिक का विद्यार्थी है। सूर्य नारायण जो है वो एक पहलवान है, और डिप्टी का अर्दली खचड़ा है, और फरमान का मतलब है कि एक नदी। और तो दूसरों के लिए कुछ उपकार को मानने वाला उसको क्या बोलेंगे आपको? परोपकार। और दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, जो दूसरों के उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहा जाएगा? अपरोपकारी। ठीक है, तो मुर्दों की चीरफाड़ की जगह को क्या बोलते हैं? 6 अभी हमने पढ़ा था ना, पोस्टमार्टम गृह। पोस्टमार्टम की जगह होती है, वहाँ पे चीरफाड़ होती है। और जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है, अस्पताल में होता है ना। तो यहाँ पे कुछ आपके विरोधी हैं, गरीब अमीर, प्यार नफरत, स्वस्थ अस्वस्थ, गलत सही, उजड़ा हरा भरा, है ना। और यहाँ पे थोड़े से समानार्थी दिए गए हैं, तो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। सुबह तो प्रातः, भोर, है ना, शाम संध्या, दल झुंड, कमजोर है वो, उसमें ताकत नहीं है, बल नहीं है। मकान घर, इस तरह से आप इनके समानार्थी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ये लेसन अच्छे से समझ पा रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप अच्छे से लेसन समझ पा रहे हैं। तो हमें एक पता चलेगा कि आप कितना बच्चों को समझ में आ रहा है ये लेसन। ठीक है, ओके, थैंक यू।